मैं ना बीजेपी में जाऊंगी ना कांग्रेस पार्टी के साथ जाऊंगी, बल्कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है, वो काबिलियत है, वो कुव्वत है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कर सकती हूँ। क्योंकि 2007 में मायावती ने अकेले दम पर चुनाव जीता और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी वो बनी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रांशी जी लगातार ग्राफ जो गिरा है बसपा और मायावती का, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। क्योंकि 2012 आकाश आनंद को जिस तरह 22 श्रेणी की जो सुरक्षा है वो मिलने का मतलब क्या है कि अब बसपा का एक तरीके से समर्थन क्या बीजेपी के लिए हो गया? मेरे ख्याल से ये उतना मुश्किल है जितना कह सकते हैं कि हाथी के दांतों से गन्ना खींचना मुश्किल होता है। जैसे हाथी जो है मायावती का चुनाव चिन्ह भी है, और ऐसे में अगर उनके भतीजे को इस तरह की सुरक्षा दी गई है तो क्या ये एक वजह बन सकता है कि मायावती जो है बीजेपी का सपोर्ट करती हुई नजर आ जाए? आप देखिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 80 के 80 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है उन पर दावा कर रही है मायावती कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही निकलकर सामने आ जाती है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या अकेले जीत हासिल कर लेंगी इन तमाम सीटों पर, 80 लोकसभा सीटों पर? और इस बीच यहाँ पर मायावती जो साफ तौर पर कह रही हैं कि सपा कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगी, ना ही बीजेपी के साथ जाएंगी, लेकिन संकेत तो यहाँ पर वही नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को Y+ श्रेणी की जो यहाँ पर सुरक्षा दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में आकाश आनंद इस बात का खुद खुलासा करते हुए नजर आए हैं। दूसरी ही तरफ राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें भी बीएसपी ने बीजेपी के समर्थन में मतदान किया। दावे किए जा रहे हैं कि ऐन मौके पर मायावती कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती हैं, कहीं ना कहीं वह बीजेपी के साथ या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर प्रांशी मुझे शुरू से लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बारंबार अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग ये कहते रहे कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए, हम आपको पीएम पद का उम्मीदवार भी बना देंगे। लेकिन हमेशा से मायावती ने यही रुख अपनाया कि भाई मैं ना बीजेपी में जाऊंगी ना कांग्रेस पार्टी के साथ जाऊंगी, बल्कि मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है, वो काबिलियत है, वो कुव्वत है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कर सकती हूँ। क्योंकि 2007 में मायावती ने अकेले दम पर चुनाव जीता और वहां पर मुख्यमंत्री भी वो बनी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रांशी जी लगातार ग्राफ जो गिरा है बसपा और मायावती का, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। क्योंकि 2012 के बाद जैसे वो सत्ता से बाहर होती हैं, 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, हैरानी होती है कि एक भी सीट उनके पाले में नहीं आती। 17 में भी बुरा हाल उनका होता है विधानसभा चुनावों में। इसके बाद जब हम देखते हैं कि 19 में सपा के साथ गठबंधन में वो आती हैं, उस समय उनके हाथ में 10 सीट आती हैं, क्योंकि दोनों गठबंधन को मिलाकर लगभग 15 सीटें उनके पाले में आई। वहीं उन्होंने फिर अखिलेश यादव से अलगाव कर लिया और एक बार फिर 2022 में वो अकेले बूते विधानसभा चुनाव में उतरी। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि फिर उनको एकमात्र सीट मिली जो बलिया की कह सकते हैं रासड़ा सीट है, और जहां से उमाशंकर सिंह उनके विधायक बने। तो एकमात्र सीट इतने बड़े राज्य में जहां से 400 से भी ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, वहां से एकमात्र उनका कह सकते हैं विधानसभा जीत जो प्रत्याशी जीतता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या जो मायावती का वोट बैंक था, जो ताकत उनकी थी, क्या वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है? और यही सब लोग मानकर चल रहे थे कि भाई यहां से अगर मायावती का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है तो हो सकता है कि वो अब सपा का साथ लेते हुए एक बार फिर नजर आ जाए और दोनों बुआ भतीजे की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर बीजेपी को चुनौती पेश कर सके। यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है,
तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अमन जी बात कर ली जाए इस गठबंधन की, अगर ये गठबंधन होता भी है तो क्या बीजेपी जो 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 6 सीटें उसने बाकी सहयोगी दलों के लिए रखी हैं, लेकिन क्या यहाँ पर मायावती को उनकी मांग के मुताबिक सीटें मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत उम्दा सवाल किया है प्रांशी, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती तो आप ये मानकर चलिए कम से कम 20-25 सीटें या 15 से 20 सीटें तो उनको मिलती ही मिलती, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह है कि अखिलेश यादव को अगर आप देखें तो 60-62 सीटों में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर 15-20 सीटें अगर मायावती के लिए छोड़ते तो मायावती अगर उसमें 10 भी जीतती तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी पार्टी लोकसभा में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती से पेश कर पाती। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अभी तो अंदर खाने में बड़ा कह सकते हैं कि अंतर्द्वंद चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आपस में जो तालमेल है वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं प्रांची जी, उसमें ये पता चलता है कि बीजेपी यूपी के अंदर 74 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा अपना दल को 2 सीटें और जो आरएलडी है उसको 2 सीटें और इसके अलावा निषाद पार्टी को 1 सीट और ओपी राजभर की सुबह सभा को 1 सीट। और यही वजह है कि जो सहयोगी दल है वो मुंह ताकते रह गए कि वो क्या बोले, क्योंकि अपना दल भी कह रहे थे भाई 4 से 5 सीट हमें चाहिए, वहीं निषाद भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई हमारे 18% की जो है आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में हमें 4 से 5 सीटें चाहिए। ओपी राजभर लगातार दावे कर रहे थे कि मुझे भी 3 से 4 सीटें मिलेंगी। आरजेडी भी आरएलडी भी यहाँ पर यही बात कहती हुई नजर आती थी कि उनको भी 5-6 सीट मिलेंगी। तो ऐसे कई तरह के सवाल थे प्रांची जो उभर के सामने आ रहे थे, लेकिन उसका कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि राजा भैया जैसे दिग्गज को भी एनडीए में एंट्री नहीं मिली, यानी कि उनको कोई जगह यहाँ पर नहीं दी गई। हालांकि राज्यसभा में उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया था। तो अब मिला जुलाकर जो आपने प्रश्न शुरू में किया था कि आकाश आनंद को जिस तरह 22 श्रेणी की जो सुरक्षा है वो मिलने का मतलब क्या है कि अब बसपा का एक तरीके समर्थन क्या बीजेपी के लिए हो गया? मेरे ख्याल से ये उतना मुश्किल है जितना कह सकते हैं कि हाथी के दांतों से गन्ना खींचना मुश्किल होता है। जैसे हाथी जो है मायावती का चुनाव चिन्ह भी है, और ऐसे में अगर उनके भतीजे को इस तरह की सुरक्षा दी गई है तो क्या ये एक वजह बन सकता है कि मायावती जो है बीजेपी का सपोर्ट करती हुई नजर आ जाए? आप देखिए 2022 के चुनाव अगर आप देखें तो लगभग 80-90 सीटें ऐसी थी जो अखिलेश यादव को मायावती की वजह से हारनी पड़ी। आजमगढ़ के आप उदाहरण ले लीजिए, आजमगढ़ में जब 2022 में उपचुनाव होते हैं वहां पर करीबन 3 लाख और 26-27 हज़ार वोट निरहुआ को मिलते हैं जो दिनेश लाल यादव के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो सपा के कैंडिडेट थे और जो अखिलेश के भाई भी हैं धर्मेंद्र यादव, उनको 3 लाख और 12 हज़ार के आसपास वोट मिलते हैं। वहीं जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं जो बसपा के थे गुड्डू जवाली, हालांकि वो सभा में शामिल हो चुके हैं, उनको 2 लाख से ज्यादा मत पड़े थे। यानी कि अगर सपा बसपा मिलते प्रांची जी तो यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा उनके पास वोट आ जाते और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हारना पड़ता। तो कुल मिलाकर मैं जो कह रहा हूँ आंकड़ेबाजी का जो खेल है उसमें अगर सपा बसपा साथ आते तो बीजेपी के लिए वो चुनौती पेश कर सकते हैं। वाकई में अब यही देखना होगा कि मायावती को जो कहा जाता है उनकी पार्टी को लेकर कि यहाँ पर बी टीम बनकर काम कर रही है बीजेपी के लिए मायावती की पार्टी, अब यही देखना होगा आने वाले समय में क्या वाकई में बीजेपी की तरफ बीएसपी का रुख होगा। अगर ये गठबंधन होता है तो वाकई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। 20 से 22% दलित वोट बैंक है यूपी में। अब देखते हैं कि इस दलित वोट बैंक को मायावती किस तरीके से अपनी तरफ बना के रख पाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार मैदान में है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।